चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में, दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशंस मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशंस को हम स्टडी करेंगे किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट, किसी एक दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, बहुत छोटा सा। रिलेटिव वेलोसिटी में जनरली हर कोई यही एग्जांपल लेता है कि इफ यू आर मूविंग, यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो और विंडो से बाहर देखो, what you observe that जो ग्राउंड की चीजें हैं, ग्राउंड पे पेड़ पौधे घर, so all looks like that they are moving, those objects are moving, है ना। बट एक्चुअली में अगर ग्राउंड पे अगर तुम होते, प्लेटफॉर्म पे तुम रेस्ट में बैठे होते तो तुम्हें वो सारी चीजें रेस्ट में दिखती। ट्रेन, रनिंग ट्रेन में तुम हो, तुम्हें प्लेटफॉर्म की चीजें मूव करते दिख रही है जबकि वो एक्चुअली मूव नहीं कर रही। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, बट ट्रेन के रेस्पेक्ट में दोज थिंग्स आर मूविंग। जब हम लोग स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, तो शुरुआत में बताया था रेस्ट एंड मोशन। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है उसका मोशंस, कि हम किस फ्रेम से उसको देख रहे हैं। ये थोड़ा सा आइडिया फ्रेम का हमने स्टार्ट में दिया था। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में रेस्ट में है, किसी दूसरे फ्रेम में मूव कर रहा है, किसी तीसरे फ्रेम में कुछ अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे यही रिलेटिव, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशंस कैसा है। कभी कभी ये जरूरत होती है, बहुत सारे सम्स जो होते हैं अगर रिलेटिव मोशन से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और एज यूजुअल जैसे हम लोग ग्राउंड फ्रेम में अभी तक डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो। बच्चों ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, इसमें टफ सवाल जब होंगे तो इस पे बेस्ड होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया लेता हूं कि कैसे हम लोग रिलेटिव मोशंस क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, पहले फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूला तुमसे ही पूछूंगा और फिर उसको एज ए फॉर्मूला लिखूंगा। एकदम ध्यान से देखना और जो तुम्हें समझ में आए वो आंसर करना है। सपोज देयर इज ए कार ए, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी दिया ये भी रिलेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। There is another car B, this is moving with velocity, let's 15 meter per second. Velocity of A is 10 meter per second, direction is this. अब कॉमन सेंस से बताना, ये कार B का वेलोसिटी 15 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बट ए के रेस्पेक्ट में क्या है? ए क्या देख रहा है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? 5 meters per second. क्या बात है, सारे बच्चों को पता है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इनफैक्ट डायरेक्शन भी पूछूं तो ये देखेगा बी को 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट। मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बी, इस लैंग्वेज को भी समझना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए
इन फ्रेम ऑफ ए, ऐसे बोलते हैं. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट. अगर मैं उल्टा बोल दूं, बी का ड्राइवर ए को देखेगा पीछे मुड़ करके कि ए क्या कर रहा है, कैसा आ रहा है, देखेगा. इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए. कौन देख रहा है? बी. -5. इसमें कहोगे बी देख रहा होगा इसको, क्या उसको देखा होगा कि मेरे नजदीक आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है, क्योंकि ये 15 से जा रहा है और ये 10 से. तो ये देखेगा 5 मीटर पर सेकेंड ही देखेगा, बट ये देखेगा इन वेस्ट डायरेक्शन, है ना. तो ये तुम देखे कि ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है. VBA, VAB. अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर देता हूं. ये सब तुम ही आंसर बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम ही बता रहे हो. दिस इज ए, लेट्स दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज बी, let this is moving in velocity with velocity 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में. कैन यू गेस बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या देखेगा बी को? 25 meters per second. 25 मीटर पर सेकेंड देखेगा. तुम लोगों ने कहा किधर आते हुए, वेस्ट के डायरेक्शन में या ईस्ट के डायरेक्शन में? वेस्ट के डायरेक्शन में. ये कॉमन सेंस, ये तुम्हें पता है, यू नो दिस. सिमिलरली इनफैक्ट ये देखेगा बी को क्या लगेगा? ए. इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. यहां से बैठ के देखोगे तो इसको ये लगेगा कि इधर 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट. ये तुम्हें पहले से पता है इतना. तो मैं क्या करता हूं, ये जो किया तुमने, क्या किया, यहाँ पे 10 + 15 25 कर दिया, यहाँ पे 15 - 10 कर दिया. किसी ने माइनस साइन भी बताया, माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन से वो बता रहा है. अब मैं तुम्हारी कैलकुलेशंस पे जाता हूं. तुमने यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मैंने पूछा, तुमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी 15 था और ये 10 था, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कर दिया. 15 - 10. मैं यहां पे बोल रहा हूं वेलोसिटी, स्पीड ही कर रहा हूं. अगर मैं यहां पे पूछूंगा तो कोई कहेगा सर यहां पे हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी और प्लस वेलोसिटी ऑफ ए कर दिया. ये तुम कहोगे, बट मैं कहूंगा नहीं बच्चों, ये नहीं किया है, ये तुमने नहीं किया. अभी भी तुमने वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ही किया है, यही किया है तुमने. नेगेटिव माइनस किया है तो मैं समझाता हूं. एक्चुअली ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी बोल रहा हूं. क्योंकि 1 डायमेंशनल था तो मैंने साइन एरो नहीं दिया, प्लस माइनस से मैं समझा दूंगा. बट अगर हम लोग कोशिश करते हैं इसको प्रॉपर लिखने का, वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकते हैं बच्चों 15 i कैप, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 10 i कैप. सो आंसर इज 5 i कैप. दैट्स व्हाई ये आया 5 i कैप. i कैप किधर है? ईस्ट के डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई ये आंसर आया. अगर ये करते तो क्या लिखते, इसी फॉर्मेट पे VAB का क्या हो जाएगा, VA माइनस VB लिखोगे, है ना. ये -5 i कैप आ जाता.
Similarly, come here. VB, what is VB? 15 माइनस आई कैप बच्चों देखो, माइनस, देखो ये माइनस ही कर रहा हूं, 10 आई कैप। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस आई कैप। सो जो तुमने गेस किया था, अब हम फॉर्मूला वाइज जो लिखे उस फॉर्मूला पे फिट हो रहा है। देखो 25 इन वेस्ट माइनस आई कैप इज वेस्ट, जो तुमने कहा वो सही था। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, ये गलत है, यही सही है। सो अभी सिंपल फॉर्मेट में मैं बताऊं, बिना कुछ बताए हुए हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. This is the formula we have derived, just common sense से हमने ये कहा। इसको प्रूफ भी करूंगा। अब तुम कहोगे सर ये B का वेलोसिटी जो आप 15 10 ले रहे हो वो किसके फ्रेम में ले रहे हो? तुम्हें पता है ये है किसके फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में। ग्राउंड, दोनों ग्राउंड के फ्रेम में था। इनफैक्ट अब अगर ये डिस्कस करें तो यहाँ ग्राउंड की जगह कोई और भी रहेगा ना, तो जो दोनों रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सपोज सी और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो भी ये वैलिड होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? यस सर। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा सेंस डेवलप करते हैं, अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव मोशंस का थोड़ा फील लाते हैं। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं क्लियर होगा कि सर ए के रेस्पेक्ट में ये 25 क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये जो है, तुम अपने आप को कार में बैठे हो, जैसे ट्रेन में बैठे रहते हो, तो ट्रेन के अंदर अगर तुम देखो ना, ट्रेन मूव कर रही है नहीं, कभी कभी ऐसे होता है, कभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी हो फिर चलना शुरू की नहीं, तो तुम बाहर झांक के देखते हो। अच्छा, बाहर झांक के पता चलता है ट्रेन रन, चूंकि वो थोड़ा सा स्मूथ रनिंग है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ट्रेन वेदर ट्रेन इज रनिंग और नॉट। तो अंदर बैठ के तुम अपने आप को देखोगे तो लगेगा कि रेस्ट में है, इसलिए हम बाहर झांक के देखते हैं बाकी के रेस्पेक्ट में कैसा है। तो एक्चुअली ए देख रहा है बी को, मतलब ए अपने आप को क्या मानेगा कि रेस्ट में हम है, अपने आप को रेस्ट में लेगा, और बी किस वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखेगा। ठीक है ना? ऐसा ही लगेगा इसको, ए रेस्ट में और बी मूव कर रहा है। बट वास्तविकता में कैसे है बच्चों? ये भी 10 से मूव कर रहा है, ये भी 15 से मूव कर रहा है। तो मैं ये समझाता हूं कि इमेजिन करो कि इसको रेस्ट में लाना, तो क्या वेलोसिटी में सब्सट्रैक्ट करूं, इसका वेलोसिटी जो एक्चुअली है वही इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वही चीज इसमें कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं समझा पाया। जो बी का वेलोसिटी है, ए देख रहा है, तो बी का ए के रेस्पेक्ट में देखना है, तो बी के वेलोसिटी में से ए का वेलोसिटी माइनस कर दो। ए का वेलोसिटी माइनस कर दिया, माइनस। ये माइनस क्यों करें? तो एक तरीका समझाने का है कि इसको रेस्ट में लाना है। अभी ये मूव करा वीए से, इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? वीए सब्सट्रैक्ट कर लें तो ये रेस्ट में हो जाएगा, और सब में वही काम करना है, तो इसमें भी वही काम किया। तो जब ये कर दिया तो ये रेस्ट में दिखेगा और ये दिखेगा इतना से मूव करते हुए। तो अब मैं एक छोटा सा लाइन बोलता हूं, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया, कि किसी भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जैसे ए के रेस्पेक्ट में बी को देखना है या सी को देखना है, ए के रेस्पेक्ट में, तो जो ए का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बाकी सब में माइनस कर दो।
सब्ट्रैक्ट कर लो तो वही एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। और क्यों माइनस कर रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली मूव करता है तो इसको सोचो कि रेस्ट में लाना है, तो कैसे रेस्ट में लाएंगे, इसका वेलोसिटी इसमें से घटा देंगे। जस्ट मैं ये समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला को समझाने के लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए था, तो ए का वेलोसिटी को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। कहोगे सर रिलेटिव पढ़ने से क्या फायदा है, हमने कहा रिलेटिव पढ़ने से थोड़ा आसान हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि A was moving in this direction with velocity 10 meter per second, V is moving with velocity 15 meter per second, and at t equal to 0, लेट्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स 100 मीटर, 100 मीटर। मैं पूछूं व्हेन B will cross A, 4 seconds. B will cross A, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक ग्राउंड फ्रेम में और एक रिलेटिव मोशन से। तो पहले मैं रिलेटिव से कर लेता हूं। मैं ए में बैठ के देखता हूं तो बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में तुम ही लोगों ने कहा कि सर ये है 25 मीटर पर सेकेंड, अभी ये 100 मीटर है, और जब क्रॉस कर जाएगा तो मतलब बी ए के पास आ जाएगा, मतलब बी ने 100 मीटर चल लिया, कांस्टेंट वेलोसिटी अभी। तो तुम क्या कहोगे, कितना टाइम लगेगा, तो तुम लिखोगे सर 100 मीटर चल रहा है, अभी 100 है, बाद में 0 होना है, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू टी, और टी इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड, 1 सेकेंड में आंसर आ गया। बट ये सवाल मैं तब भी पूछ सकता था जब हमने रिलेटिव मोशंस नहीं पढ़ाया, कहता कॉमन सेंस से निकालो। तुम कहते सर सपोज टी टाइम बाद दोनों मीट किया, इन दैट केस यू विल से दैट कि ये चला है कितना 10t, ये यहां पहुंच गया, क्योंकि ये मीट किया तो बी भी यहां पहुंच गया होगा। कहोगे बी कितना चला है, बी चला है 15t, और तब तुम कहते 10t प्लस 15t, ये दोनों मिला के दिस सम प्लस दिस सम कितना होगा 100, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकेंड। यहां से भी चूंकि ये बहुत छोटा सा सवाल है, दोनों मेथड इक्वली इजी है, बट इन सर्टेन केस रिलेटिव मोशंस थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। अभी तो दोनों लगभग बराबर इजी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव मोशंस हमारे लिए तब इजी हो जाएगा कभी हमें किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखना हो, सवाल उस वैसा ही है, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिराइव किया है वो सारे फॉर्मूला अभी भी वैलिड होगा। अभी तो हमने वेलोसिटी के लिए लिखा है साहब, एक्सीलरेशन के लिए भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला होगा जैसा ये लिखा हूं। जैसे अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन में भी यही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम लिखेंगे। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है, तो हम तीन फॉर्मूला लिखते थे, v इज इक्वल टू u प्लस at,
यहां भी लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू टाइम। सिंपली सब में रिलेटिव हो, सब में रिलेटिव। सिमिलरली तीनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जो भी तीन था तीसरा भी लिख सकते हैं। अब एक सवाल लेता हूं मैं, रेक्टिलिनियर मोशंस में ये सवाल पूछ सकता था, बट रिलेटिव मोशंस में पूछ लेता हूं कि एक बॉल है, इसको सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे थ्रो किया, एक बॉल है, इसको सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया, एक ही लाइन पे, अलोंग सेम लाइन। और ये डिस्टेंस सपोज 60 मीटर है। 2 seconds. मैं पूछूं कितनी देर बाद ये दोनों बॉल कोलाइड करेगा? 2 seconds. तो बहुत बढ़िया, सब लोगों ने 2 सेकंड बता दिया, लेकिन ये अभी तक तुम लोगों ने नहीं सोचा, कुछ बच्चों ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे जी भी है। सर वो तो कैंसिल हो जाएगा रिलेटिवली। हाँ, सो ये एक्सेलेरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलेरेट कर रहा है, दोनों। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करेंगे तो इसका मोशंस भी एक्सेलेरेटेड है, इसका मोशन भी एक्सेलेरेटेड है। बट मान लो मैं क्या कर रहा हूं, बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहा हूं, या ए के रेस्पेक्ट में बी को देख लो, कोई भी। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो क्या करोगे, यूबी माइनस यूए, अपवर्ड को ले लेते हैं पॉजिटिव जे कैप, तो ये हो जाएगा 20 जे कैप माइनस 10 माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा 30 जे कैप। तो इसको ए को बी दिखेगा 30 जे कैप से ऊपर आ रहा है। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। मैं पूछूंगा दोनों का एक्सेलेरेशन है, तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? सर यहां पे हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए। एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ जे माइनस जे कैप है, जी माइनस जे कैप, माइनस ये भी जी माइनस जे कैप, दोनों का सेम है, इसलिए माइनस है तो ये हो गया कितना, 0। दैट मीन्स एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरा बॉल का, एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरे बॉल का एक्सेलेरेशन क्या है, 0। जब एक्सेलेरेशन 0 तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला है। कितना से मूव करा है, 30 से, कितना जाना है, 60 मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 30 इंटू टी। सिंपली ये तो 0 है, तो टी इज इक्वल टू तुम लोगों ने बताया 2 सेकेंड। अब मान लो कि सवाल एक्चुअली में ये पूछा जाए कि ये यहां से कितना नीचे पे कोलाइड करेगा, तो पहले रिलेटिव मोशन से ये निकाल लो। लेकिन अब पूछा है कि यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, टॉप ऑफ द पोजीशन, बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में ये कहाँ आएगा, तो अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी करना पड़ेगा।
मैं कहूंगा 2 सेकंड में ये कहां पे होगा, तो तुम कहोगे ये डिस्टेंस जो होगा y, लिखेंगे y इज इक्वल टू, नीचे है 10 इंटू 2 प्लस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर। सही है ना? डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, कितना हो जाएगा 20 40 मीटर। यहां से 40 मीटर नीचे बॉल कोलाइड किया। इज इट क्लियर? तो रिलेटिव मोशन से टाइम निकालना बहुत आसान हो गया, एक्सेलरेशन 0 दिखा। अभी हमने फॉर्मूला बताया, उस पर एक सवाल करते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही सवाल में। लिखते जाओ ये सवाल। बच्चों ये सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से एक बैलून जो है वो राइज करना शुरू किया, और बड़ा सा बैलून है, तुम लोग जानते हो ये सारे ऐसे, एक यहाँ पे आदमी खड़ा है और उसके पास एक स्टोन है और स्टोन को उसने ड्रॉप किया। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है और t इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक स्टोन को इसने छोड़ दिया। अभी और भी सवाल लिखूंगा। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे छोड़ा है, तो सबसे पहले तो एक चीज ऐसे अपने कैलकुलेशंस के लिए निकाल लो कि ये ग्राउंड से कितने हाइट ऊपर स्टोन को छोड़ा है। दिस इज राइजिंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज ऑफ जो भी मैकेनिज्म है, बुआंसी फोर्स है, ये सब रीजन के कारण। तुम कहोगे सर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कितना जाएगा, s इक्वल टू ये होगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर, t 10 सेकेंड।
तो ये आ गया 100 मीटर। ग्राउंड से 100 मीटर पे अभी एक स्टोन को छोड़ दिया। At this moment, what is the velocity of the balloon? At this moment, 20 ग्राउंड के meters रिस्पेक्ट per में second. कहोगे u प्लस 8 v का तो u प्लस 80। बैलून ऐसे लिख लो, स्टार्ट्स राइजिंग मतलब t का 0 पे उसका वेलोसिटी 0 है। a 2 into t 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ द बलून एट t इक्वल टू 0। अब सोचो, हमने कहा कि जस्ट ड्रॉप किया बच्चों t इक्वल टू 10 सेकंड पे स्टोन का। मैं अगर पूछूं कि what will be velocity of the stone with respect to balloon at t equal to 10 second, कहोगे 0। उससे पहले स्टोन बैलून में ही था, जो वेलोसिटी बैलून का वही वेलोसिटी स्टोन का। सो इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0। When a stone is released, what will be acceleration of a stone with respect to balloon? 12. 12। 8. कोई बच्चा कह रहा है 12, कोई कह रहा है 8। देखते हैं क्या फॉर्मूला भी पढ़ा। एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बलून। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन? किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब ये फ्री फॉल हो गया, छोड़ दिया बच्चों, बलून का पार्ट नहीं रहा, वो बॉडी हो गया फ्री फॉल, मतलब वो आ रहा है जी से नीचे। उसका एक्सेलेरेशन जी नीचे है। सो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 माइनस जे कैप। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ द बलून? 2 जे कैप। तो ये माइनस, यहां माइनस, और ये 2 जे कैप। सो ये कितना हो गया? 12 माइनस जे कैप। बलून के रेस्पेक्ट में स्टोन किधर जा रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे है इसका एक्सेलेरेशन। तो पहला सवाल हमने क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून एट t इक्वल टू 12 सेकेंड, दैट मींस 2 सेकेंड लेटर फ्रॉम द रिलीज के 2 सेकेंड बाद। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन इक्वल टू initial velocity of a stone with respect to balloon plus acceleration of a stone with respect to balloon into t. This is the formula. So ये required velocity क्या हो जाएगा? ये initial velocity जो लिखा वो कितने टाइम का लिखा है? t इक्वल टू 10 सेकेंड का। तो ये यहाँ पे t 12 में पुट करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 0 प्लस ये हो गया तुम्हारा 12, और ये जो t है, t विल बी 2 सेकेंड, नॉट 12 सेकेंड, बिकॉज ये जो वेलोसिटी ले रहा है t इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब सोचो t इक्वल टू 10 को 0 ले लिया है, 12 को 2 लेना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 24 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा।
बलून में बैठा हुआ Yes, आदमी sir. देखेगा स्टोन का वेलोसिटी इतना है, और वो किधर देखेगा? देखो ये माइनस जे कैप है, देखेगा 24 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप में है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? Distance of the stone at t is equal to 12 seconds from the balloon. From अब देखो ये कह रहा है बलून से डिस्टेंस बताना है, तो मतलब मुझे रिलेटिव ही पढ़ना है, रिलेटिव बलून के रेस्पेक्ट में स्टडी करना है, इसलिए हमने ये सारा चीज निकाल लिया। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, ये तो 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a stone with respect to balloon, that is equal to simply half t square. So half into 12 into 2 square, 24 meter. समझ में आया ये? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन अगर अब सवाल मैं ये पूछ दूं कि when the stone will hit the ground, when a stone will hit the ground, मतलब मैं अब कर रहा हूं कि उसके मोशंस को किसके फ्रेम में स्टडी करना है? ग्राउंड फ्रेम में। तो मैं यहां पे ये भी कर रहा हूं कि कब हमें रिलेटिव देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, कब ग्राउंड फ्रेम में देखना है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। तो तीसरा सवाल ले रहा हूं, when the stone will hit the Sir, ground, board is not clear. let's hit the ground t dash time Sir, board is not whenever clear. it is released. हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो? तो रिलीज करने के टी डेज टाइम बाद हिट करेगा, तो अब इसको कैसे स्टडी करें? ग्राउंड फ्रेम में। सो एट t is equal to 10 second when it is released, what is velocity of a stone with respect to ground? कहोगे सर वो वही रहेगा जो वेलोसिटी ऑफ बलून है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमने कॉन्सेप्ट से देखा, जो फिजिक्स से देखा। 20 meters per second. ये है 20 मीटर पर सेकंड, किधर? ऊपर। तो t इक्वल टू 10 सेकंड को मैं इनिशियल ले रहा हूं, मतलब 0 ले रहा हूं, t डेश टाइम बाद वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? अगर 10 माइनस जे कैप है, मैं पूछूंगा when it hit the ground, when it hit the ground, what is displacement of a stone with respect to ground?
फ्रॉम t इक्वल टू 10 सेकेंड से जब ये हिट किया है उस इंटरवल की बात कर रहा हूं। 100 किधर 100 माइनस जे कैप, स्टोन इधर आया है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे सारे बच्चे ध्यान देना। 100 माइनस जे कैप है s S equals ut that is plus equal half to x. what is initial velocity 20 20. positive है 20. j cap into t टाइम t डैश टाइम माना है t डैश प्लस एक्सेलेरेशन है 10 माइनस j cap हाफ a into t डैश स्क्वायर। j cap को हटा दो, इक्वेशंस क्या आ जाएगा -100 इज इक्वल टू 20 t डैश माइनस 5 t डैश स्क्वायर। So 5 t dash square minus 20 t dash minus 100 that is equal to 0. T dash square minus 4 t dash minus 20 that is equal to 0. ये quadratic equation है. You will get two value of t dash. एक निगेटिव आएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो पॉजिटिव आएगा वही आंसर होगा। क्लियर? जो भी इसका आंसर है। तो मैंने ये बताया कि जब रिलेटिव पढ़ा रहे तो जरूरी है कि सारे सवाल रिलेटिव से ही करना है। क्या सवाल पूछा है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक बार शॉर्ट में फिर से समझा देता हूं, कुछ बच्चों का डाउट आया। t इक्वल टू 0 पे दिस बैलून वाज एट ग्राउंड, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऊपर राइज कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। द स्टोन इज ड्रॉप्ड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। जब ये राइज करना स्टार्ट किया उसके 10 सेकेंड बाद मैंने सबसे पहला पूछ लिया कि ये डिस्टेंस बता दो कितना है। तुमने ये डिस्टेंस y इज इक्वल टू बता दिया हाफ इंटू a, एक्सेलेरेशन 2 है, हाफ a इंटू 10 स्क्वायर 100 मीटर। मैं पूछा इस समय बलून का वेलोसिटी कितना है, तो कहोगे 10 सेकेंड हुआ है तो 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून एट टाइम ऑफ रिलीज, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून, तो ये कहोगे 0, जस्ट ड्रॉप किया है। लेकिन अगर मैं पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुम कहते हैं सर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन बलून जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वही होगा विच इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया। अब मैं तुमसे पूछूंगा ये कि व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून आफ्टर रिलीज, जब रिलीज कर दिया उसके बाद, तो द स्टोन इज फ्री फॉल बॉडी, तो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ द बलून। तो एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून आ जाएगा 10 माइनस जे कैप, ये है, लेकिन इसका है 2 जे कैप, और ये दोनों को काउंट कर लिया तो एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून आ गया -12 जे कैप। इसको देख लो। तो जो बलून में बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा कि स्टोन 12 जे कैप एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, Downwards. मैंने पहला सवाल पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। मतलब अब तुम्हें गेस करना है कि जिस समय रिलीज किया, रिलीज के 2 सेकेंड बाद का वेलोसिटी निकालना। तो रिलीज वाले पॉइंट को मैंने इनिशियल पॉइंट मान लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0।
velocity of a stone with respect to balloon t is equal to 2 second from release. कॉन्सेप्ट को समझो. इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन है 12 माइनस जे कैप और 2 सेकंड लेंगे, 12 नहीं लेंगे तो जाएगा -24 मीटर पर सेकेंड. माइनस मतलब नीचे है. डिस्प्लेसमेंट पूछा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सिंपली हाफ a 12 माइनस जे कैप है, हाफ a इंटू टी स्क्वायर 2 इंटू 2 -24 जे कैप. इसका मतलब स्टोन और बैलून के बीच का डिस्टेंस 24 दिखेगा. शुरुआत में 0 है. और थर्ड सवाल जो पूछा जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछेंगे वो पूछा फाइंड टाइम when stone will hit the ground. इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं कि जो चीजें स्टडी करना आप ग्राउंड के फ्रेम में स्टडी करो. तो सबसे पहले यहां पे देखोगे बैलून का वेलोसिटी, स्टोन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस समय कितना होगा. जो बैलून का है दैट मींस 20 ऊपर है. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बैलून इज इक्वल टू +20 जे कैप. एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट, सॉरी बैलून नहीं, ग्राउंड. ये तो पता ही है 10 माइनस जे कैप नीचे है. और इसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है. 100 मीटर पर 100 नीचे जाना है. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस जे कैप हो जाएगा. तो फॉर्मूला लिख लोगे S इज इक्वल टू, नीचे तो निगेटिव S इज इक्वल टू UT 20T माइनस हाफ 10T स्क्वायर. इससे जो T आएगा वही टाइम होगा आफ्टर रिलीज का. इतना तक बताया था. अभी भी दिक्कत है. अगर मैं पूछ दूं कि जब स्टोन को रिलीज किया और जब हिट किया तो स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो देखो स्टोन इधर जा रहा है तो इट विल गोज लाइक दिस. तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो उसके लिए तुम्हें ये मेहनत करना पड़ेगा, ये हाइट निकालना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा. क्लियर. Yes, sir. चलो तो आज एक लास्ट सवाल ले रहा हूं. आज का, उसके बाद डाउट ले लूंगा. ऑलरेडी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया. तो ये सवाल बाद में करूंगा. आज डाउट ले लेता हूं कि किसका डाउट था. सबसे पहले साइमा का एक डाउट है वो ले लेते हैं. बच्चों जो डाउट है भेजना. और किसी ने पूछा था कि सर डाउट है, प्रथमेश शायद पूछा था. जो डाउट है प्रथमेश भेजना है ना. सर मेरा छोटा सा ही है, ऐसे ही बता दूं. हाँ बोलो. A man travels 20 kilometer northwest, then 20 kilometer west, and then again 20 kilometer northwest. Tell his total displacement. एक सेकंड बता रहा हूं.
हाँ, एक बार फिर से तो एक बार रिपीट करना प्रथमेश। एक आदमी सबसे पहले किधर गया? नॉर्थ वेस्ट। Yes, sir. तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है? चलो पहले मैं स्क्रीन एक सेकंड यार। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पहले नॉर्थ वेस्ट गया सर्टेन डिस्टेंस। हाँ सर, फिर बताओ 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, फिर 20 किलोमीटर वेस्ट, 20 किलोमीटर वेस्ट इधर गया, फिर से एक बार 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। फिर से नॉर्थ वेस्ट। तो ये 3 वेक्टर हुआ। देखो ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ 45 डिग्री। यस सर। तो ये सिंपल सा इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो वेक्टर का समेशन है। इसको लिखोगे समथिंग माइनस आई कैप समथिंग जे कैप। ये हो गया सिर्फ माइनस आई कैप, इसका भी समथिंग माइनस आई कैप जे कैप, और पूरा वेक्टर लिख लो तो समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट विल बी योर आंसर। क्या मैं आगे बताऊं या कर लोगे? कर लूंगा सर। हाँ, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। बहुत आसान है, यू कैन डू इट। सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसमें थर्ड सवाल सामान्य पूछा, ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, तो इसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जरूरत पड़े। मैं चेक कर लेता हूं। A ball is thrown from the ground at angle theta with horizontal and with initial speed u naught. For the resulting projectile motions, magnitude of average velocity for the ball average velocity is v1. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? u naught यहां से यहां का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? जो इनिशियल जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमने बताया है। सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को ये बोल सकते हो क्या, u नॉट cos थीटा इज इक्वल टू v1। After hitting the ball rebounds at the same angle theta, but with the reduced speed u naught by alpha. Its motions continues for long time. If the magnitude of average velocity of the ball for the entire duration is 0.8 v1, the value of alpha is. अब समझना, बाद में मैं क्या कहूंगा, दूसरा वेलोसिटी क्या होगा? दूसरे केस में अगर पूछा जाए व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा u नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा। तो वो हो जाएगा v1 बाई अल्फा, इजंट इट? Yes, sir. अब बात ये करते हैं बच्चों कि पूरे इंटायर मोशंस के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी? देखो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है v1 और t1 टाइम तक चला था, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है सपोज फर्स्ट केस में। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो v1 t1 प्लस दूसरे केस में क्या हो जाएगा, v1 बाई अल्फा इंटू t2, दूसरे केस का टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर v1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू
T3 plus so on divided by T1 plus T2 plus T3 plus so on. Is it clear? ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी जो कि उसने दिया 0.8 V1. बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं स्टॉप कर रहा हूं स्क्रीन से. दिख रहा है सर. सो जो रेंज था वो रेंज एग्जैक्टली क्या है? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो पहला का रेंज प्लस दूसरे का रेंज प्लस तीसरे का रेंज. तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है? v1. u नॉट cos थीटा तो v1 है. v1 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है ये. तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? फर्स्ट केस में हो जाएगा कितना होता है? 2 u नॉट sin थीटा बाई g प्लस v1 बाई अल्फा इंटू t2 कितना हो जाएगा? 2 u नॉट बाई अल्फा sin थीटा बाई g प्लस सो ऑन होल डिवाइड बाई ये t1 t2 ये प्लस ये. अब यहां से देखो 2 u नॉट बाई जी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहां से भी 2 u नॉट बाई जी कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा. तो मैं बता रहा हूं यहाँ क्या बचेगा? v1 भी कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस 1 बाई तीसरा टर्म. कोई बता सकता है क्या बचेगा? अल्फा टू पावर 4 बचेगा बिकॉज ये है v1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू यहां भी अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 प्लस सो ऑन. नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा क्यूब. अब तुम्हें ये चीज फॉर्मूला एक नहीं पता है, ये बच्चों जीपी है. तुम लोगों को जीपी पढ़ ली हो क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट है. इसका कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फा स्क्वायर है तो इसका समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस r. इसका कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फा है. और ये सॉल्व हो जाएगा. साइमा बताओ क्लियर हुआ क्या? हाँ सर. पक्का? तूने आईआईटी जेई का पूछा हुआ सवाल कर लिया जबकि अभी हमने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है. सर हाँ सर मैंने भी आपको वेक्टर्स पे क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है. ठीक है, एक एक करके लेते हैं ना.